हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जिसका जो है सो टॉपिक रहेगा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन से जुड़े हुए ये सब प्रश्न रहेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? पानी में चीनी का घुलना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? पानी में चीनी का घुलना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या होता है कि परिवर्तन होने के बाद किसी भी प्रकार के नए नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन यह होता है। और रासायनिक रूप से भी कोई जो है सो परिवर्तन इसमें नहीं होता है। आप यहाँ देख सकते दूध से दही के बनने में, दूध से दही का बनना। अच्छा, एक और बात है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब दूध से दही जब बन जाएगा तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब फिर दही से दूध कभी नहीं बन सकता है। मोमबत्ती के जलने के बाद जब मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर जलने के बाद फिर से मोमबत्ती नहीं आ सकता है। और हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाने से वो भी सिल्वर ऑक्साइड कुछ बनता है तो वो भी फिर वो चांदी नहीं आएगा फिर से वो। इसलिए जो है सो पानी में चीनी का घुलना एक जो है सो भौतिक परिवर्तन हो, क्योंकि पानी में चीनी घुल जाने के बाद फिर से सुखा करके फिर से चीनी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाएगा भौतिक। भौतिक परिवर्तन क्या कहलाएगा? वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है ना? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। नमक का पानी में घुलना। तो यहाँ देखिए क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कह रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना। कैसा हो जाएगा? सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम होना। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों को पकाए जाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। बाकी सब क्या भौतिक परिवर्तन उदाहरण है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संक्षरण के उदाहरण है। संक्षारण के उदाहरण हैं। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। उपयुक्त में से तीनों और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका क्या होगा? इसका आंसर जो होगा, तांबे पर हरे रंग की परत बनना। तांबे पर हरे रंग की परत बनना संक्षारण के उदाहरण है। तांबे पर हरे रंग की परत का बनना जो ये संक्षारण का उदाहरण है। वो कभी आप देखे होंगे कि तांबे के बर्तन जो होते हैं वो खुले में छोड़ देने पर जो है सो उनके ऊपर कुछ हरे हरे धब्बे आ जाते हैं। वही उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 5, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलना, दूध का स्कंदन। ये तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ हो जाएगा केवल 3 जो है सो दूध का स्कंदन ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का स्कंदन क्या होगा? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है
बाकी फिर सबसे यहाँ सबके सब क्या होंगे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर यहाँ 3 होगा, ऐसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रियल में आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 3 होगा। और ठीक है, बाकी सब क्या है, सबके सब जो है सो आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। तो जल अपघटन में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होती है? तो वो उत्पन्न होती है आपको ऊष्मा के रूप में। किस रूप में? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें लवण के आयन और जल, लवण जो होता है, लवण का आयन और जल के आयन का अणु परस्पर संयोग कर लेते हैं और अम्लीय और क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। इसमें ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में निकलती है। ठीक है ना। प्रश्नों को ये सब जो है सो आप लोग रिपीट कीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न हूबहू आपको जो फिर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इसको निश्चित तौर पे देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, और इसमें से कोई नहीं। तो पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, लंबे समय तक अच्छा रखने जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। 145 से 150 के बीच में 30 मिनट तक गर्म करते हैं, और उसके बाद फिर उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर दिया जाता है। और यही प्रक्रिया में क्या होते हैं कि हानिकारक कीटाणु अचानक गर्मी और अचानक ठंड मिलने के कारण जो है सो मर जाते हैं, जिससे दूध जो है सो लंबे समय तक सही होता है। इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पास्चुराइजेशन से दूध को लंबे समय तो हम लोग जो दूध की थैलियाँ खरीद के लाते हैं ना, ये सब सुधा वगैरह, अमूल वगैरह जो है ये सब, तो उसके ऊपर देखिएगा आप लोग गौर कीजिए, उसको लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क। क्या रहता है लिखा हुआ? पास्चुराइज्ड, मतलब लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। पास्तुरीकरण संबंधित है। पास्तुरीकरण क्या है? संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से, दूध के निर्जलीकरण से, दूध के किण्वन से, दूध के आसवन से। देखिए ऑप्शन ए और बी गौर कीजिएगा, दूध के निर्जमीकरण से, और बी है दूध के निर्जलीकरण से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूध के निर्जमीकरण से। क्या हो जाएगा? दूध के निर्जमीकरण से। ठीक है ना, यानी कि ऐसा करने से क्या होता है कि बताएं 145 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो है सो उसको गर्म करते हैं 30 मिनट के लिए, और 55 डिग्री पे लाकर ठंडा कर देते हैं। इससे क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन कहते हैं क्रिया। और इसमें हानिकारक जीवाणु जो है सो ये कीटाणु वगैरह मर जाते हैं, जिससे क्या रहता है? वो सुरक्षित हो जाता है दूध लंबे समय तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखेंगे हम लोग। पहला है अम्लीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? नहीं सही, ये सुमेलित है। पाश्चुरीकृत जो है सो चाय नहीं होता है। अभी दोनों पढ़े, पाश्चुरीकरण में क्या होता है? हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पाश्चुरीकरण के लिए दूध को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि समुद्र के जल का अलवणीकरण किया जाता है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो आरओ का पानी पीते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया द्वारा। अब प्रोटीन जो है विकृतीकरण की होता है। इस तरह से जो है सो ये प्रश्न है। आगे देखिए, ये प्रश्न देखिए है, प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं हम, अच्छे से पढ़ पाइएगा आप लोग। चलिए हम पढ़ देते हैं।
किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में विलयों के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ होगा जो है सो सही कथन नहीं है, तो सही कथन जो है सो बाकी सब हैं, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर बी, किसी विलयन में विलयों के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है, यह बात गलत है, यह बात गलत है। इसलिए जो है सो ये आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण द्रव क्वथनांक क्या होता है? तो ये सीधा जानिए, अशुद्धियों का द्रव क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्धि के कारण द्रव क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो पहले अशुद्धियों के आने के चलते जो है सो अशुद्धियों के आने के चलते द्रव के क्वथनांक जो सामान्य होते हैं वो सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं, सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? क्यों उबलता है? ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है ऑप्शन? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। पर्वत पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ क्या होगा हमारा? क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। याद रखिएगा कि जैसे ऊंचाइयों पर पानी जो है सो कम क्वथनांक पर उबल जाता है, कम क्वथनांक पर उबल जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। तो कोहरे में कोलाइडी तंत्र के बारे में बात कर रहा है, तो गैस में द्रव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोहरा जो है सो सुबह के समय हमारे वायुमंडल में बनता है, हमारे जो पृथ्वी के सतह के ऊपर का जो वायुमंडल है तुरंत सतह पर, वहाँ बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, उसमें वायु के कण घुल जाते हैं, तो गैस हो गया और फिर उसमें वायु जल मिल जाता है जो छोटे छोटे बहुत छोटे बूंद के रूप में होते हैं, तो उसके गैस में द्रव। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? एक घोल बनाया जा रहा है आधा लीटर जल में 100 ग्राम चीनी को घोल के, तो क्या नहीं बदलेगा? तो द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता या आयतन। तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा आपको आयतन। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा इसका आयतन। इस बात को थोड़ा समझेंगे हम लोग अभी, आयतन कैसे ये चीज़ बदलता है, समझने वाला ये प्रश्न है। देखिए, हम लोग जब 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करेंगे। देखिए, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त तो वह घोल होता है जिसमें जो है सो अब और घुलने की यानी विलेय के, यहाँ देखिए, यदि हम ये पात्र लेते हैं, ये हमारा पात्र है, माफ कीजिएगा क्यों नहीं चल रहा है, ये एक पात्र है, इसमें जो है सो जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। और इसमें हम चीनी डालेंगे। क्या डालेंगे? चीनी डाल रहे हैं, ठीक है ना, चीनी डाल रहे हैं। तो चीनी, ये जो जल हो गया, ये जल जो हो गया, ये कहलाएगा आपको, ये जल कहलाएगा आपको
विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलायक। और ये चीनी जो कहलाएगा वो विलेय कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। अब जब इसमें चीनी हम डाले हैं और चीनी ये घुला हुआ है इसमें, लेकिन अभी और इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी घुल जाएगा। तो इस तरह का जो विलयन तैयार होता है इसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन। और कभी कुछ ऐसा विलयन भी बन के तैयार होता है जिसमें ये होता क्या है कि घोल में अब जो है सो चीनी घुलने की कोई जो है संभावना नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार के विलयन को जो है हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। तो चीनी पानी में, आधा लीटर पानी में चीनी 100 ग्राम घुला हुआ है, तो एक संतृप्त विलयन है। कैसा विलयन है? संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन है, सॉरी असंतृप्त विलयन है, घोल तैयार हुआ है। तो चीनी पानी में घुली रहेगी और इसमें चीनी घुलने की संभावना रहेगी। हम बता रहे हैं अभी आपको कि चीनी से घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन असंतृप्त है। कैसा विलयन है? असंतृप्त विलयन है। असंतृप्त चीनी का ये विलयन है, ठीक है ना। इसलिए चीनी और घुलने की संभावना रहेगी। अब ऐसा होने से क्या होगा? विलयन की सांद्रता व घनत्व बढ़ जाएंगे। विलयन की सांद्रता एवं घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। परंतु आयतन नहीं बदलेगा। परंतु आयतन क्या होगा? नहीं बदलेगा। अच्छा, द्रव्यमान तो आप समझ ही रहे हैं कि पहले जो वजन रहेगा चीनी घुलने से द्रव्यमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ही हमारा आंसर है। घनत्व जो है सो आंसर नहीं होगा, आयतन जो है सो नहीं होगा, सॉरी सांद्रता नहीं होगा, आयतन यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। परासरण क्रम में विलयन सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाते हैं। परासरण प्रक्रिया में सांद्र घोल जो है तनु घोल की ओर जाते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है देखते हैं। तो इसका जो है आप फिर से हम पढ़ देते हैं इसका कथन पर। परासरण की प्रक्रिया में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाते हैं। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सो नहीं पहला कथन सही है, नहीं दूसरा कथन सही है, ठीक है ना। पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है सो सही नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस प्रश्न को जरा एक बार और देखेंगे। परासरण के क्रम में, अच्छा इससे तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। देखिए परासरण की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी विलायक के प्रवाह जो होता है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। इसका देखिए एक उदाहरण आपको हम देते हैं कि जब जो है सो हम लोग किशमिश को, सूखा हुआ जो अंगूर जिसको किशमिश हम लोग कहते हैं, उसको पानी में डालते हैं हम लोग, तो पानी जो है सो तनु है, ठीक है ना। और किशमिश के अंदर जो जल की मात्रा जो कुछ भी थोड़ी बहुत मात्रा होगी वो सांद्र है। तो देखते हैं हम लोग क्या कि किशमिश का जो है सो पानी, किशमिश का पानी फिर कहाँ चला जाता है? सॉरी, पात्र का पानी कहाँ चला जाएगा? किशमिश के अंदर चला, जैसे किशमिश फूल जाता है। देख रहे हैं इस बात को। तो ये हो गया आपको प्रक्रिया, वो हो गया। अब प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है, तनु घोल पर नहीं लगाया जाता है, सांद्र घोल पर लगाया जाता है। समझ रहे ना? सांद्र घोल पर लगाया जाता है, तनु घोल पर नहीं लगाया जाता। इसलिए पहला दूसरा कथन क्या है? दोनों के दोनों गलत है, ठीक है ना। आगे देखिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ जो है सो आसवन प्रक्रिया जो है सो इसमें आंसर नहीं होगा। बाकी सारा जो है सो आपको किया जाता है इसमें।
ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, आसवन। आसवन जो है सो अशुद्धियों के शुद्धिकरण की में ये इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, ये सब के सब क्या हैं, प्रक्रिया हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जानते होंगे आप लोग, जैसे कोई ऐसा, जैसे कर्पूर का जो है हवा में उड़ जाना, क्या है वो, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है, और वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और कर्पूर जो है ऊर्ध्वपात कहलाता है। ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। और क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में काम में आता है, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया, क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक रंगीन पदार्थ को पहचान करने में, पदार्थ की संरचना निर्धारित करने में, रंगीन पदार्थ के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। प्रभाजी प्रक्रिया क्या है, क्रोमैटोग्राफी प्रक्रिया क्या है कि एक मिश्रण ये आंसर हो जाएगा डी आंसर। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, क्या हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी प्रक्रिया। क्रोमैटोग्राफी क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने के लिए रासायनिक तकनीक है। क्या है ये, क्रोमैटोग्राफी जो है सो रासायनिक रंगों के मिश्रण को अलग करने की क्या है, तकनीक है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा, यहाँ हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। हम कपूर का एग्जाम्पल अभी लिए थे, तुरंत अभी लिए थे, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। और ये देखिए, ऊर्ध्वपातनी क्रिया केवल कर्पूर के उदाहरण नहीं है, इसके अलावा इसका उदाहरण जो है सो नेप्थलीन भी होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे सामान्यतः एक जो है गोली आता था, नेप्थलीन की गोलियां, या उसको सामान्य भाषा में लोग कुछ और फुलैन की गोलियां कपड़ों वपड़ों के बीच में रखते थे। आप उसको रखिएगा पूरा का पूरा गोल, और वो धीरे 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 कुछ समय के बाद जो है सो वहाँ से गायब हो जाता था। तो गायब नहीं होता था, ऊर्ध्वपातित हो जाता था, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो तुरंत हम लोग चर्चा कर लिए हैं, क्या होगा इसे, डाटा आंसर आप लोग मारिएगा। चलिए आप लोग बोलिए, पॉज करके वीडियो बोलिए आप लोग, क्या होगा आंसर इसका, सही बोले आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, ऊर्ध्वपातन होगा। क्या होगा इसका आंसर, सही हो, आप लोग बोले ऊर्ध्वपातन होगा। हम अभी तुरंत बताए थे, ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। शुष्क बर्फ को आप अपने हाथ पर लीजिएगा ना, तो ठंडा तो महसूस होगा, पर उससे आपका हाथ गीला नहीं होगा। आप उसको अपने कपड़े के बीच में रख लीजिएगा ना, तो उससे ठंडा तो महसूस कीजिएगा शुष्क बर्फ से, लेकिन वो जो है सो आपको गीला महसूस नहीं होगा। अच्छा, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस, क्या होता है ये, ठोस, थोड़ा सा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है ये, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा किया होता है, अलग करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग अलग करेंगे। पहला है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, आसवन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी या आंशिक आसवन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा, सब्लिमेशन आसवन द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेप्थलीन यहाँ पर है, और नेप्थलीन में, कर्पूर में, और आपको फिर जा कर के कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अलग की शुद्ध किए जाते हैं या थोड़ा ठीक किए जाते हैं। एक ठोस के सीधे गैस परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठोस के सीधे गैस परिवर्तन क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा आंसर, ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है कि पदार्थ सीधे जो है ठोस रूप से सीधे जो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव में बदले हुए, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो नहीं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही प्रश्न है इस वीडियो के लिए। अगले जो है इस वीडियो के लिए पिछले लेसन का कुछ क्वेश्चन रह गया है, तो उन क्वेश्चन को भी करवा ही देंगे आप लोगों को कभी और हम, ठीक है ना। या ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए आप लोग, बार बार इसको देखिए, अच्छे से देखिए, रिपीट कीजिए, जहाँ कहीं भी आप लोगों को लगे कि ये महत्वपूर्ण बात है, और जहाँ जहाँ हम सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता देते हैं, बात बताते हैं, उन बातों को जो है आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लिया कीजिए। ये आपको एग्ज़ाम में आपको अवश्य ही इन सब जो आपको ये अगर रसायन विज्ञान कोई सवाल छपेगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से छपेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे ईडो क्रांति चैनल की तरफ से आपका जो है धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, ठीक है, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।